कच्चा-थीव आइलैंड दो कारणों से हाल ही में चर्चा में रहा है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकसभा में इसका जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इंदिरा जी ने इसे श्रीलंका को दान दे दिया था, और दूसरा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के द्वारा इसे पुनः वापस करने की मांग की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच पीसफुल और स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बनाए रखने के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य मैरीटाइम बाउंड्री की समस्या के समाधान के लिए 1974 में कच्चा द्वीप इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के इस फैसले का तमिलनाडु के पॉलिटिकल पार्टी और वहां के गवर्नमेंट के द्वारा शुरू से इस फैसले का विरोध किया जाता रहा है और फिर से इसे भारत का हिस्सा बनाए जाने की मांग की जाती है। इस आइलैंड को श्रीलंका को दिए जाने के कारण तमिलनाडु के मछुआरों का इस आइलैंड के फिशरीज रिसोर्सेज पर अधिकार प्रभावित हुआ है और इसलिए यह मुद्दा हमेशा चर्चा में बना रहता है और खासकर तमिलनाडु में, और इसके कारण भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों में भी उतराव चढ़ाव देखा जाता है। अगर इस आइलैंड के लोकेशन की बात की जाए तो यह पाक स्टेट के नजदीक स्थित एक छोटा सा द्वीप है। पाक स्टेट भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला को अलग करता है। इस आइलैंड से संबंधित विवाद दशकों पुराना है। अगर इसके विवाद के इतिहास की बात किया जाए तो यह एक अनहैबिटेड आइलैंड है और इसका लेंथ 1.6 किलोमीटर है और इसका ब्रॉडेस्ट पॉइंट 300 मीटर है, और इसके एरिया की बात की जाए तो 285 एकड़ है। इस आइलैंड पर एकमात्र परमानेंट सेटलमेंट सेंट एंटनी चर्च स्थित है। 21st सेंचुरी में बिल्ड यह चर्च भारत और श्रीलंका के क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस चर्च पर प्रत्येक साल एनुअल फेस्ट का आयोजन किया जाता है और इसमें दोनों देशों भारत और श्रीलंका के लोग शामिल होते हैं। इसलिए इस आइलैंड का रिलीजियस, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है और इसके अलावा यह भारत और श्रीलंका के मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण फिशरीज रिसोर्स है। ऐतिहासिक रूप से भारत और श्रीलंका के मछुआरे इस आइलैंड का प्रयोग रेस्ट और नेट को सुखाने के लिए करते रहे हैं। इस आइलैंड के उदय के बारे में बात किया जाए तो माना जाता है कि यह आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा उदय हुआ था। अर्ली मिडिवल पीरियड 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच इस आइलैंड पर जाफना किंगडम का नियंत्रण था, किंतु इसके बाद 17th सेंचुरी में इस आइलैंड पर रामनाथ जमींदारी का नियंत्रण स्थापित हो गया। रामनाथ जमींदारी रामनाथपुरम में स्थित था, जो कि आज के रामेश्वरम से 55 किलोमीटर नॉर्थ और वेस्ट में था। ब्रिटिश रूल के समय इस आइलैंड के नियंत्रण के बारे में बात की जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ मद्रास और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ सिलोन यानी कि श्रीलंका के द्वारा गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के डिलिमिटेशन के द्वारा कच्चा-थीव द्वीप पर मद्रास प्रेसिडेंसी का नियंत्रण स्थापित हो गया और इस बाउंड्री डिमार्केशन के द्वारा इस द्वीप पर मद्रास प्रेसिडेंसी के नियंत्रण पर सहमति बनी और इसके बाद से ही इस आइलैंड को लेकर के विवाद होना शुरू हुआ और 1920 से इस आइलैंड के फिशिंग रिसोर्स पर नियंत्रण को लेकर भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच संघर्ष होता रहा। आजादी के बाद 47 से लेकर 1974 तक इस आइलैंड पर भारत का नियंत्रण था, फिर भी इस आइलैंड को लेकर विवाद बना हुआ था और इस आइलैंड के विवाद के समाधान के लिए 1974 में भारत और श्रीलंका के मध्य इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट पर सहमति बनी और इस एग्रीमेंट के द्वारा कच्चा-थीव द्वीप भारत के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया। इस एग्रीमेंट का तमिलनाडु के द्वारा विरोध किया गया और उनका कहना था कि यह एग्रीमेंट करते समय भारत सरकार ने उनसे कोई चर्चा नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को दिया ही क्यों? माना जाता था कि उस समय इस छोटे से आइलैंड का कोई स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं है और भारत का यह भी मानना था कि इस आइलैंड को श्रीलंका को देकर भारत बहुत कुछ गेन कर सकता है। श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और 1971 के वार में श्रीलंका के द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने और इस वार के बाद भारत और यूएस के बीच बढ़ती हॉस्टिलिटी के कारण श्रीलंका में बढ़ते यूएस के प्रभाव को काउंटर करने के लिए भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया था ताकि भारत और श्रीलंका के संबंधों में सुधार हो सके। श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सिन्हला बुद्धिस्ट मेजॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा तमिल माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और उत्पीड़न किया गया। इसके अलावा 1971 के वार के दौरान श्रीलंका न्यूट्रल होने के बजाय युद्ध के दौरान पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट किया और श्रीलंका के द्वारा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वेसल्स और शिप को फ्यूल भरने की अनुमति दी गई। इसके अलावा श्रीलंका ने भारत और यूएस के बीच बढ़ते हॉस्टिलिटी के बीच यूएस को श्रीलंका में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी, जो कि भारत के लिए डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल थ्रेट था। इसलिए भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के साथ संबंध को मजबूत करने और कास्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए कच्चा-थीव आइलैंड को श्रीलंका को दिया गया था, किंतु तमिलनाडु के द्वारा हमेशा से ही इस एग्रीमेंट का विरोध किया जाता रहा है। 1974 के एग्रीमेंट के द्वारा इस द्वीप को श्रीलंका को दिए जाने के बावजूद भी
इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस द्वीप का एक्सेस भारतीय मछुआरों को भी होगा, किंतु इस द्वीप को एक्सेस करने के टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया था। श्रीलंका का कहना था कि इंडियन फिशरमैन का इस आइलैंड का लिमिटेड एक्सेस है। जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट का मानना था कि भारतीय मछुआरे सेंट एंटनी चर्च पे जा सकते हैं और इसके अलावा इस आइलैंड पे आराम कर सकते हैं और अपने नेट को सुखा सकते हैं, किंतु फिशरीज रिसोर्सेज पर केवल श्रीलंकन मछुआरों का ही अधिकार है। यूएन क्लॉज 1980 के दर्ज के आधार पर रिसोर्सेज की समस्या के समाधान के लिए 1976 में एक और एग्रीमेंट पर सहमति बनी और इस एग्रीमेंट के द्वारा दोनों देश के मछुआरे अपने अपने देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ही फिशिंग कर सकते हैं। इस आइलैंड के विवाद की समस्या 1984 और 2009 के बीच श्रीलंकन सिविल वार के दौरान और गंभीर हो गई। श्रीलंकन सिविल वार के दौरान एलटीटी का जाफना रीजन और नॉर्दर्न श्रीलंका के साथ ही इस द्वीप पर भी कब्जा था, इसलिए इस द्वीप पर एलटीटी का नियंत्रण होने के कारण इस द्वीप पर श्रीलंकन गवर्नमेंट का नियंत्रण कमजोर हो गया था और इस दौरान तमिल फिशरमैन आसानी से कच्चा द्वीप आइलैंड को एक्सेस कर पा रहे थे। श्रीलंकन सिविल वार के दौरान कुछ तमिल फिशरमैन के द्वारा एलटीटी का समर्थन किए जाने के कारण श्रीलंकन नेवी और कोस्टल गार्ड के द्वारा इंडियन फिशरमैन के अगेंस्ट कठोर कदम उठाए गए और श्रीलंकन कोस्टल गार्ड और नेवी के द्वारा तमिल मछुआरों पर ओपन फायरिंग और टार्चर किया गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट का यह भी मानना था कि भारत सरकार का भी एलटीटी का समर्थन है, इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भारतीय मछुआरों के खिलाफ कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसका तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा काफी विरोध किया गया। और 2009 में श्रीलंकन सिविल वार के अंत होने के बाद श्रीलंका ने इस आइलैंड पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके बाद से यह समस्या और भी गंभीर हो गई। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मछुआरों को भारी मात्रा में सब्सिडी दी गई है और जिसके द्वारा वह बॉटम ट्रोलिंग के द्वारा ह्यूज एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग करते हैं, जिसके वजह से भारतीय क्षेत्र के फिशरीज रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए हैं। इसलिए कई बार भारतीय मछुआरे भारतीय सीमा को पार करके श्रीलंकन समुद्री सीमा में चले जाते हैं, जो कि इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन के बीच क्लैश का कारण बनता है और श्रीलंकन कोस्टल गार्ड के द्वारा भारतीय मछुआरों पर ओपन फायर और अरेस्ट किया जाता है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के इस फैसले के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू को देखा जाए तो 2008 में फॉर्मर तमिलनाडु सीएम जयललिता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया गया और कहा गया कि 1974 और 1976 के एग्रीमेंट को नलिफाई करें, किंतु सुप्रीम कोर्ट भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर पास करने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का आर्गुमेंट था कि श्रीलंका से अब इस आइलैंड को लेने का दो ही विकल्प है, या तो श्रीलंका के साथ युद्ध या पीसफुल बातचीत के द्वारा इस डिस्प्यूट को समाप्त किया जा सकता है। अगर भारत इस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो इंटरनेशनली भारत की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और भारत रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास रखता है, इसलिए यह भारत की डिप्लोमेसी के विरुद्ध है। इस आइलैंड को भारत के द्वारा श्रीलंका को दिए जाने के लीगैलिटी के पक्षों को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेरुबारी केस 1966 में कहा गया था कि इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय टेरिटरी को किसी अन्य देश को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा ही दिया जा सकता है, किंतु इस एग्रीमेंट के दौरान कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया था।